नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये हमारी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले मैं आपको क्लास 12 करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। और दोस्तों, वर्दी आजकल 24 चैनल पर ही हमने यूपीएसआई के मैथ्स के पीवाईक्यू लेकर 1991 से और 2021 तक इसी प्लेटफॉर्म पर हम करा रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्लास नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 13 में मैं आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। दोस्तों, पहले की भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दिया करूंगा और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट के आधार पर बताओगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने गलत बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। अभी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इनको भी हिट करके देखते हैं भाई। सबसे पहला है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कब होती है ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 20 अगस्त 1828। कहाँ होती है ब्रह्म समाज की स्थापना? तो कोलकाता। कोलकाता। ठीक है। अब ये देखेंगे कि ब्रह्म समाज के मौलिक सिद्धांत क्या थे? मौलिक सिद्धांत। तो सबसे पहला मौलिक सिद्धांत था कि वेदों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। वेदों की सत्ता को वेदों की सत्ता को अस्वीकार अस्वीकार। दूसरा क्या है? यानी इन्होंने वेदों को नहीं माना है। दूसरा इन्होंने क्या माना है? इन्होंने कहा है कि एकेश्वरवाद का प्रचार। एकेश्वर एकेश्वरवाद का प्रचार। एकेश्वरवाद का प्रचार। इन्होंने कहा था कि ईश्वर सिर्फ एक ही है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ, इन्होंने बहु ईश्वरवाद का भी प्रचार नहीं किया था, उसका खंडन किया था। इन्होंने कहा था कि बहुत सारे भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुदेववाद का इन्होंने क्या किया था? बहुदेववाद का इन्होंने किया था खंडन। ठीक है? अब नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? संस्थापक तो ये है आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सरस्वती। इन्हें ही कहते हैं मूल शंकर। मूल शंकर इन्हीं के बचपन का नाम है, दयानंद सरस्वती की। ठीक है भाई, कब करते हैं आर्य समाज की स्थापना ये? तो 10 अप्रैल 1875। 10 अप्रैल 1875। कहाँ करते हैं भाई? तो ये करते हैं भाई बम्बई में। बम्बई में। अब इनके क्या सिद्धांत है भाई? किन सिद्धांतों को मानते हैं? तो ये मानते हैं वेदों को। ये कहते हैं कि वेदों को समस्त ज्ञान का केंद्र इन्होंने माना है। समस्त ज्ञान का केंद्र। जब समस्त ज्ञान का केंद्र वेदों को माना है, तो इन्होंने तब नारा दे दिया, वेदों की ओर लौटो। सॉरी, वेदों की ओर लौटो। यानी बैक टू वेदास। ठीक है ना? इन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी माना है। ईश्वर की सत्ता को भी इन्होंने माना है। ठीक है भाई? अब जो 2 ऑप्शन में और हैं, उनकी बात और कर लेते हैं। पहले हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको पता है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह विधवाओं का पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह कराने की वकालत की थी। दूसरा आपके थे ऑप्शन में ही सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। यानी ज्योतिबा फुले जी ने जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? चचनामा। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। अल बरूनी, अली अहमद, फिरदौसी,
या आपका उत्बी? आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है अली अहमद, ठीक है? इसकी थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है चचनामा और राइटर इसके कौन है? अली अहमद, अली अहमद। जो अली अहमद चचनामा पुस्तक लिखते हैं, तो इसमें किसका ज़िक्र है? इन्होंने बताया था कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। ये एक पुस्तक बता दी कौन-सी? चचनामा। और चचनामा पुस्तक कौन-सी भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। और अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और जब सिंध पर किया था, तो यहाँ का शासक था दाहिर, हिंदू शासक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, बैंगी वंश। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। देखिए ये क्वेश्चन मैंने किस लिए रखा है? क्योंकि बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं भाई। 2 नाम हैं मिलते-जुलते। एक तो आपका बिंदुसार और एक आपका बिंबिसार, बिंबिसार। बिंदुसार जो है, ये आपका मौर्य वंश का शासक है, मौर्य वंश। और जो बिंबिसार है, ये आपका हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश। ठीक है भाई? अब मैं मौर्य वंश के संस्थापक की बात करूँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होगा आपका बिंदुसार, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है, बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक, अशोक। ठीक है? यहाँ बिंबिसार जो है, वो हर्यक वंश का संस्थापक है। किसका? हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अज्ञातशत्रु, जिसे कुणिक नाम दिया जाता है, अज्ञातशत्रु गद्दी पर बैठ जाता है। और अज्ञातशत्रु की हत्या कर कर उसका लड़का उदयन उदयन गद्दी पर बैठ जाता है, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और इसी वंश को फिर पितृहंतक वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंतक वंश यानी पिता की हत्या करने वाला। आपको बताया कि मगध की गद्दी पर कुछ वंशों का क्रम हमने पहले भी देख चुके हैं। उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हसीन मो सुक। जैसे है फॉर हर्यक वंश, सी फॉर नाग वंश, नंद वंश, मो फॉर मौर्य वंश, सु फॉर शुंग वंश और कै फॉर कर्ण वंश। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अन्नामुडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कंचनजंगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अन्नामुडी, अन्नामुडी। देखते हैं हम कुछ साउथ की चोटी देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, सबसे ऊँची चोटी। क्या नाम था भाई इसका भाई? अन्नामुडी, अन्नामुडी। और अन्नामुडी पड़ती कहाँ आपकी? केरल में, केरल, ठीक है? और ये अन्नामुडी कौन-सी पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है भाई? अन्नामलाई पहाड़ी पर ये अन्नामुडी आपकी चोटी पड़ती है। और कितनी इसकी ऊँचाई है अन्नामुडी की? तो 2695 मीटर इसकी ऊँचाई है। 2695 मीटर, ठीक है? दक्षिण भारत की एक और चोटी देखेंगे हम, कौन-सी चोटी? आपकी डोडा बेटा, डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटी चोटी की ऊँचाई कितनी है? तो इसकी है 2637 मीटर, 2637 मीटर। और डोडा बेटा चोटी आपकी कौन-सी पहाड़ी पर है? तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन-किन राज्यों में? तो 3 राज्यों में ही। कौन-कौन से में? 3 राज्यों में। आपका कर्नाटक कर्नाटक, आपका केरल और आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है भाई? अब तीसरा ऑप्शन दिया था माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है, ये विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। विश्व की सबसे ऊँची चोटी। ठीक है भाई? कितनी ऊँची है भाई ये? तो 8850 मीटर भाई। ठीक है? है कहाँ ये? ये नेपाल में भाई, नेपाल। और नेपाल में इसका नाम क्या है? नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा,
सागर माथा। अगर ये कहिए कि भारत की सबसे ऊँची चोटी, भारत की खाली ये पूछे कि भारत की सबसे ऊँची चोटी ऊँची चोटी, तो आप बता दोगे कि भारत की सबसे ऊँची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन ऑस्टिन, काराकोरम श्रेणी पर ही पड़ती है। लेकिन अगर कहें कि भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी ऊँची चोटी, तो कौन-सी हो जाएगी भाई? तो हो जाएगी कंचनजंगा, कंचनजंगा। कितनी ऊँचाई है? 8586 मीटर, क्योंकि ये हिमालय पर स्थित है। और क्योंकि आपको पता है कि K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, अर्थात जो काराकोरम श्रेणी है, वो हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय से भी पहले था। और K2 गार्डविन ऑस्टिन की ऊँचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया। वैसे तो जो गोबी मरुस्थल है, वो मंगोलिया और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। लेकिन कभी भी आपको मंगोलिया भी हो और चीन भी ऑप्शन में हो, तो आपको मंगोलिया ही टिक करना है। चिली में कौन-सा है आपका मरुस्थल? तो अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा, शुष्क मरुस्थल है, अटाकामा। अफ्रीका में कौन-सा मरुस्थल है? तो एक तो है आपका सहारा सहारा और एक आपका कालाहारी कालाहारी कालाहारी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है? ऑप्शन ए 61 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। क्या होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश? अध्यादेश, ठीक है। आपको पता है कि 1 साल में 2 सत्र होने ज़रूरी हैं। 1 साल में 2 सत्र होने आपके ज़रूरी हैं और 2 सत्रों के बीच की जो है अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब अध्यादेश कब आता है? अध्यादेश आता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो गया हो। तब राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और जब अध्यादेश जारी करता है तो ये कोई कानून अध्यादेश के दौरान बना देता है। अब वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा? प्रभावी कब तक रहेगा? तो प्रभावी रहेगा, इसकी अवधि होगी 6 महीने और 6 वीक, 6 महीने 6 सप्ताह तक इसकी क्या रहेगी? इसकी अवधि रहेगी। लेकिन संसद के द्वारा इसको कब अनुमोदन मिलना चाहिए? तो इसको अनुमोदन मिलने की जो जो समय है वो कितना है? वो है आपका 6 वीक, 6 सप्ताह। देखो बहुत से बच्चे इसको रटते हैं भाई। आपको पता है कि 2 अध्यादेश अर्थात क्या कह रहा हूँ, 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने की ही होनी चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मान लो आज मान लो कोई संसद सत्र में नहीं है, अब 6 महीने बाद ये सत्र में आएगी। अब मान लो कोई कानून पास करा दे बीच में ही, तो 6 महीने तक तो सत्र में थी नहीं। अब जैसे ही सत्र में आई, तो इसके 42 दिन तक ये कानून अगर पास हो जाता है तो पास हो जाएगा, वरना इसको रद्द करना चाहेगी तो संसद रद्द कर देगी। तो इसलिए 6 महीने तो सत्र वाले हो गए और 42 दिन क्या हो गए, जो संसद को अनुमोदन मिलता है कि 42 दिन के अंडर में आप इसकी जाँच करोगे कि ये चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। अब ऐसे ही जो राज्यपाल है, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल राज्यपाल कितने से करता है? 200 अनुच्छेद 213 के साथ। ठीक है? अभी कुछ ऑप्शन में और थे आपके जैसे अनुच्छेद 72 72 दिया हुआ था। तो 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। आप मुझे बताओगे कि राज्यपाल भी क्षमादान करता है। राज्यपाल भी जो है क्षमादान करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? बस अंतर ये है कि राज्यपाल जो है वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 आपका महाभियोग, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, 2013। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2010। अब एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कब? 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी।
जो एनजीटी का मुख्यालय है, एनजीटी का मुख्यालय वो कहाँ है? वो है आपकी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है? लेकिन इसके क्षेत्रीय मुख्यालय ये पूछता है, क्षेत्रीय मुख्यालय, तो इसके क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? वो 4 हैं, कहाँ-कहाँ? आपके भोपाल, भोपाल, पुणे, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, कोलकाता और आपका चेन्नई। ये आपके क्या है? क्षेत्रीय मुख्यालय। एनजीटी का वर्ग क्या है? क्या कार्य करता है भाई एनजीटी? इसका कार्य है पर्यावरण विवादों को सँभालना या सुलझाना। जितने भी पर्यावरण पर विवाद होते हैं, पर्यावरण पर जितने भी विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का काम करता है क्या आपका? एनजीटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, प्लास्टिक मनी, ईज़ी मनी, आपका रियल मनी और आपका हार्ड मनी। आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं या आपके मैं कहूँ कि पैन कार्ड होते हैं, वो सब क्या है? वो एक प्रकार से आपके क्या है? प्लास्टिक मनी है भाई। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन-सा हरी शैवाल का उदाहरण है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लेमन ऑप्शन सी सरगासम, ऑप्शन सी क्लेमीडोमोनास, ऑप्शन डी फ्यूकस। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर आपका क्लेमीडोमोनास शैवाल। क्लेमीडोमोनास शैवाल जो है, ये एक प्रकार से हरी शैवाल है। बाकी आपका जो लेमन रियो है, जो आपका सरगासम है और आपका जो फ्यूकस है, ये एक प्रकार के भूरे शैवाल है, भूरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मेलस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। आम का पेड़, अनानास का पेड़, केले का पेड़ या आपका सेब का पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेब का पेड़। मेलस डोमेस्टिका। आपको पता है कि सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है, तो उसी से शब्द आया है मेलस डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत बच्चे बचपन से ही पढ़ते हैं, मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा या मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है जी। अनानास के पेड़ का नाम क्या है वैज्ञानिक? तो इसका है अनानास, खुद अनानास, अनानास कोमोसस, कोमोसस। अच्छा, केले के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा, मूसा पैरा, पैरा डियाका, मूसा पैराडियाका। ठीक है जी। और मैं आज का आपके समक्ष होमवर्क बताता हूँ आपका क्या होमवर्क है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, ठीक है? और जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, ये थे आपके समक्ष 10 क्वेश्चन। आप मुझे बताओ कि आपको ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? अगर आपको ये क्लास थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल लग रही हो भाई, तो आपका अपना चैनल है जिसका नाम वर्दी आज कल 24 वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट के माध्यम से आपका कोई भी सुझाव हो या आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज चाहते हो, तो भाई आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हो। हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे भाई। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।